डीओसी था। डीओसी में हमें मिलते हैं दो सेंसर, एक होता है T4 T5, बेसिकली ये टेम्परेचर सेंसर होता है, एक होता है अपस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर। में ही ये चीजें हमें ध्यान रखनी। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है यूरिया का, जिसमें यूरिया का पंप आ जाता है, डोजिंग मॉड्यूल आ जाता है। तो अब ये जो फोर्थ वार्निंग है, जो थर्ड वार्निंग है, यहीं पर हमारी जो है ना सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये हम बात करने वाले हैं जो BS6 गाड़ियों में यूरिया वाली जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, मैं थोड़ा सा क्या करूंगा कि डिटेल में आप लोगों को पहले तो BS6 व्हीकल में एग्जॉस्ट सिस्टम में हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो आ रही है। एग्जांपल के तौर पे कि जैसे आप यूरिया भरवा देते हो, उसके बाद में भी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उसको कैसे समझना है, वार्निंग्स वगैरह क्या होती है, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, और लास्ट तक जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। एक तो वीडियो को देखिए, आखिरी तक देखिए। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो पूरी देखते नहीं हो, फॉरवर्ड करके देखते हो और उसके बाद में जो है ना कमेंट वगैरह में सवाल करते हो। इससे बेटर ये है कि आप वीडियो को जो है ना आराम से देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि सब्जेक्ट मैटर वैसा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो वो आप लोग जो है जरूर कीजिए। मैं इस वीडियो में यूरिया या फिर DEF जिसको हम लोग कहते हैं उसका कंप्लीट सोल्यूशन जो है आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि BS6 में जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, मतलब उसका पर्पस क्या है। पर्पस तो देखिए हम लोगों को सबको पता ही है कि भाई पोल्यूशन को कम करना है, इसके लिए सारे सिस्टम लगाए गए हैं। लेकिन इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है ईट्स। ईट्स का मतलब होता है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं जिसके जरिए हम लोग जो है पोल्यूशन को लास्ट तक क्लीन करते हैं। अब ईट्स में अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाता है DOC यानी डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट। इसके बाद में अगर आप आओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा DPF, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। DPF के बारे में मैंने वीडियो बनाई है बहुत डिटेल में, अगर आप लोग चाहे तो ये वाली वीडियो जो है देख सकते हैं। इसके बाद में आप आगे जाएंगे तो वहां पर आपको यूरिया स्प्रे किया जाता है, डोजिंग मॉड्यूल आता है, डोजिंग मॉड्यूल में यूरिया स्प्रे किया जाता है और यूरिया जो है वो बाकी के गैसेस के साथ मिलकर अमोनिया कन्वर्ट होता है और अमोनिया जो है वो आगे जाकर आपका SCR का जो कैटलिस्ट लगा हुआ है उसमें एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, जिसके जरिए जो सारी जहरीली गैसेस हैं वो सारी बाहर निकलते वक्त N2 और H2O यानी पानी और नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ये है कंप्लीट ईट सिस्टम। अब ईट सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इनपुट की जरूरत पड़ती है, कुछ आउटपुट की जरूरत पड़ती है। एग्जांपल, जैसे इस पूरे ईट सिस्टम को चलाने के लिए आपका जो है ECM ही काम करता है। ECM को कुछ सेंसर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम लोग DOC की बात करें, सबसे पहला जो हमारा DOC था, DOC में हमें मिलते हैं दो सेंसर, एक होता है T4 T5, बेसिकली ये टेम्परेचर सेंसर होता है। एक होता है अपस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर, एक होता है डाउनस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर। अपस्ट्रीम टेम्परेचर सेंसर जो है वो DOC के पहले यानी जो इंजन से एग्जॉस्ट निकला हुआ है उस एग्जॉस्ट का टेम्परेचर नापता है। और T5 सेंसर जो है वो DOC के बाद यानी DOC में जो रिएक्शन हुआ है उसके बाद एग्जॉस्ट का क्या टेम्परेचर है वो नापता है। ये दो सेंसर जो है ECM के लिए जरूरी होते हैं। अगर DOC सही से काम नहीं कर रहा है तो वहां पे ये एरर बन जाता है। जनरली इनकी कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है क्योंकि ये बहुत सिंपल सिस्टम है। जैसे हमारे पेट्रोल में या डीजल में पहले कैटलिस्ट आता था, उसी तरीके का DOC भी एक कैटलिस्ट है। DOC को काम करने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और इसी टेम्परेचर को नापने के लिए हम दो सेंसर लगाते हैं। इसके बाद जब आप आगे जाते हो तो वहां पे आपको एक और सेंसर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर, जो कि DPF की पूरी वर्किंग के बारे में या DPF कितना भर गया है, सूट मास की क्वांटिटी क्या है, ये सब जो है आपके ECM को बताने का काम करता है, जिसको दो पाइप के जरिए एक सेंसर के साथ जोड़ा जाता है। अगर ये सेंसर काम नहीं करेगा, सेंसर फेल हो जाएगा, तो उस केस में आपका DPF की लाइट आ जाती है, MIL आ जाता है और आपका जो गाड़ी है वो लिंप मोड में चली जाती है, यानी परफॉर्मेंस डाउन कर दी जाती है। 1200 RPM के ऊपर आपकी गाड़ी नहीं जाती है। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के जरिए ECM को पता चलता है कि DPF में सूट मास कितना कलेक्ट हो गया है और फिर जब वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा कलेक्ट हो जाता है तो वो आपको एक MIL जो है वो दे देता है, जिसमें आपको सूट मास हाई का एरर आने लगता है। अगर आप स्कैनर लगा के देखते हो तो वहां पे सूट मास हाई का एरर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में जब हम लोग आगे जाते हैं तो वहां पे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर सेंसर एक और लगाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि यूरिया जो है जब स्प्रे होना है SCR के सिस्टम से, जब स्प्रे होना है तो वहां पे एग्जॉस्ट का टेम्परेचर जो है वो सही होना चाहिए, क्योंकि गलत टेम्परेचर पे अगर यूरिया को स्प्रे किया जाता है तो यूरिया जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आगे और ज्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। वो जाके जमा हो जाएगा आपके जो अंदर एक जाली होती है जिसको मिक्सर कहते हैं, उस जाली में जमा हो जाता है, कई बार कैटलिस्ट में जमा हो जाता है। इसीलिए उस टेम्परेचर सेंसर का काम यह है कि वो ECM को ये बताए कि एग्जॉस्ट का टेम्परेचर सही है,
जिससे कि ईसीएम जो है वो यूरिया में स्प्रे कर सके। उसके लिए हम लोग एक डोजिंग मॉड्यूल लगाते हैं। अगर आप कमर्शियल व्हीकल में देखोगे तो एक सोफिस्टिकेटेड डोजिंग मॉड्यूल आता है जिसमें इनटेक वॉल होती है, रिटर्न वॉल होती है, खुद का मॉड्यूल होता है जो ईसीएम के साथ में कम्युनिकेट करता है। लेकिन अगर आप पैसेंजर व्हीकल की बात करो तो सिंपल सा इंजेक्टर लगाया जाता है जो कि इंजेक्टर स्प्रे करता है, उसमें मेन वॉल होती है, रिटर्न वॉल होती है। अभी जो मेन और रिटर्न है ये आ रहा होता है आपके यूरिया के पंप से। यूरिया के पंप से यूरिया जो है वो पंप किया जाता है आपके डोजिंग मॉड्यूल में, और डोजिंग मॉड्यूल को आपका ईसीएम जो है कंट्रोल करता है कि कब स्प्रे करना है, कब स्प्रे नहीं करना है। यहाँ इनफैक्ट पंप जो है आपका उसको भी आपका ईसीएम ही कंट्रोल करता है। पंप की भी आपको दो वॉल होती है, एक होती है मेन वॉल, एक होती है रिटर्न वॉल। इसको नॉर्मली जो है कुछ कंपनीज जो है वो मेन पंप रिटर्न पंप के नाम से भी बोलते हैं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, दो वॉल के बारे में बात हो रही है, इनमें ही ये चीजें हमें ध्यान रखनी। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम होता है यूरिया का, जिसमें यूरिया का पंप आ जाता है, डोजिंग मॉड्यूल आ जाता है, ठीक है, ये पूरी तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, इसीलिए होस पाइप्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। उस होस पाइप के जरिए आपका जो यूरिया है पंप से आपके इंजेक्टर तक जाने का काम करता है। अब अगर हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो आगे आप देखोगे कि वहां पे कैटलिस्ट लगा होता है। कैटलिस्ट आपके पाइप के अंदर ही एक मिक्सर जैसी जाली होती है जिसमें जो आपका यूरिया स्प्रे किया गया है वो बाकी की गैसेस के साथ में मिक्स होता है, और आगे जाके वो आपके कैटलिस्ट जो एससीआर है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन सिस्टम, वहां पर जाके केमिकल रिएक्शन करता है। ये जो कैटलिस्ट है ये सिंपल कैटलिस्ट होता है, ये मेटल ऑक्साइड का बना होता है। कई कुछ कंपनीज जो है टाइटेनियम ऑक्साइड यूज करती है, कुछ कंपनीज जो है वो प्लैटिनम ऑक्साइड यूज करती है, और ये जाकर वहां पर रिएक्शन होकर बाहर निकल जाता है। एससीआर में जो रिएक्शन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देखने के लिए आखिर में हम एक सेंसर लगाते हैं जिसमें हमें नॉक्स सेंसर मिलता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड सेंसर। नॉक्स सेंसर जो है बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल जो एग्जैक्ट सेम होता है जैसे हमारा O2 सेंसर काम करता है, बस O2 सेंसर कैसे काम कर रहा है कि वो ऑक्सीजन को काउंट कर रहा है और ये आपके काउंट कर रहा होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। अगर आपका कैटलिस्ट ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो नॉक्स सेंसर ही वो सेंसर है जो ईसीएम को बताता है कि भैया कैटलिस्ट ने सही से काम नहीं किया, जिसमें आपको कैटलिस्ट एफिशिएंसी का एरर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ईसीएम क्या करता है कि यूरिया स्प्रे करना बंद कर देता है, डीपीएफ रीजनरेशन बंद कर देता है। जब तक आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक गाड़ी का जो आरपीएम है वो नहीं आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है। जो आप नॉक्स सेंसर देखते हो बेसिकली वो नॉक्स कंट्रोलर होता है, तो उसके दो वायर्स होते हैं, एक जो है वो ईसीएम में जाते हैं जिसमें कैन हाई कैन लो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और दूसरा जो वायर है वो सेंसर के लिए होता है जिसके 6 वायर होते हैं। ये वाइड बैंड सेंसर होता है। वाइड बैंड सेंसर किस तरह से काम करता है, क्या होता है, ये सारी ट्रेनिंग जो है आप हमारी ऑनलाइन में भी बैठे बैठे घर पे ले सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन में हमारी ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हमने हर एक सेंसर को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सिस्टम के बारे में। अब हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या होती है यूरिया को लेकर, क्यों लोग परेशान हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने क्या समझा कि जो हमारा पंप है, पंप के अंदर भी कुछ सेंसर लगाए जाते हैं। उसके अंदर एक सेंसर होता है जो कि यूरिया लेवल सेंसर होता है, जो ये नापता है कि यूरिया का टैंक में कितना लेवल है, जिससे कि वार्निंग जो है वो जनरेट कर सके ईसीएम। इसके साथ साथ दूसरा जो सेंसर होता है वो होता है क्वालिटी सेंसर, और यूरिया का टेम्परेचर सेंसर भी कुछ पंप के अंदर आता है। बट यूरिया का टेम्परेचर सेंसर जो है वो नॉर्मली ऑप्शनल होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो कंपलसरी होगा ही होगा, बट ये होता जरूर है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमें यूरिया की प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें जो वार्निंग्स आती हैं उन वार्निंग को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। देखिए स्कैनकास्ट ऑटो लर्निंग ऐप के 2 साल कंप्लीट होने वाले। ये जो 2 साल है इसमें हम 10,000 से ज्यादा टेक्नीशियंस को ट्रेन कर चुके हैं, और उनके फीडबैक के हिसाब से जिन्होंने भी ऑनलाइन में हमारी ट्रेनिंग ली है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ये जो 2 साल की हमारी एनिवर्सरी, इसको हम आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो अप टू 100% तक जो है आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो है लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। आपको क्या करना है, स्कैनकास्ट के ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, वहां पर जाइए और जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। वहां पर आपको जाना है, फ्री मटेरियल में आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको टेस्ट दिखेगा। टेस्ट में पहला टेस्ट है, टेस्ट दो जैकपॉट लो। इस पे आपको क्लिक करना है, अटेम्प्ट का बटन है, अटेम्प्ट पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे ये आपको आपके टेस्ट पे ले जाएगा। कुछ फॉर्मेलिटीज है वो क्लिक करने के बाद में आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये जो टेस्ट है ये 100 मार्क्स का है, यानी 100% तक आप डिस्काउंट ले सकते हो। जितने मार्क्स आपके आएंगे उतने आपको डिस्काउंट मिलेंगे।
बहुत ही शांति से आप ये कीजिए। अगर ये जो टेस्ट आप दे रहे हो 100% तक आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी पे मिलेगा इसमें, और मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को जरूर कांटेक्ट कीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर आप 3 महीने की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो 30% का फ्लैट डिस्काउंट है, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं किया जाएगा, आपको कूपन मिल जाएगा, कूपन पे जाइए, क्लिक कीजिए। और ये बेस्ट टाइम है दोस्तों, अगर आप लोग अपने आप को ट्रेन अभी नहीं करोगे ना तो आपको भी पता है कि ये 2 सालों में कितना चेंजेस गाड़ियों में हुआ है। हर हफ्ते, हर 10 दिन में एक नई ब्रांड लॉन्च होता है, एक नया मॉडल लॉन्च होता है, जिसमें नए नए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आते रहते हैं और हम हर एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे ट्रेनिंग देते हैं। तो देर मत कीजिए, अभी जाइए और कॉल कीजिए। सबसे पहली वार्निंग आती है आपको लेवल 1 की वार्निंग, आपको डैशबोर्ड पे भी दिखाई दे जाती है बहुत सारी गाड़ियों में, या फिर जब आप स्कैनर लगाते हो उसके अंदर दिखाई दे जाती है। यहां तक फर्स्ट वार्निंग में आपको जो है एक MIL के साथ में, कई बार MIL होता है, कई बार MIL नहीं होता, बट डिस्प्ले पे आ जाता है कि आपका जो यूरिया लेवल 1 वार्निंग स्टार्टेड। यूरिया लेवल 1 की जो वार्निंग है वो जनरली करीब करीब 1000 से 2500 किलोमीटर की रेंज में फर्स्ट वार्निंग आती है। इसके बाद में जो सेकेंड वार्निंग आती है वो आती है जब आपकी 800 किलोमीटर की रेंज बच जाती है, यानी कि जो यूरिया है वो इतना है कि 800 किलोमीटर तक चल जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ लाइट कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल। कमर्शियल में ये और कम हो सकता है क्योंकि डिपेंड करता है सिस्टम कितना बड़ा है, उसके लिए कितना यूरिया स्प्रे हो रहा है उस हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये जो दोनों वार्निंग है, यहां तक गाड़ी के अंदर कोई जनरली प्रॉब्लम पैदा नहीं होती है, क्योंकि ये वार्निंग जिस तरीके से आपको आपके डीजल के लिए या पेट्रोल के लिए वार्निंग आती है, जिसमें आपका जो फ्यूल लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, आपको रिजर्व की वार्निंग आती है, ये दोनों वार्निंग उसी तरीके से होती है। इसमें एक्चुअली में इस वार्निंग का मतलब ये होता है कि गाड़ी आपको ये बता रही है कि भैया यूरिया खत्म होने वाला है तो आप भरवा लीजिए। ठीक है, अब ये जो यूरिया खत्म होने वाला है, आप अगर इसको भरवा लेते हो टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर कस्टमर जो है, जो ड्राइवर है, अगर वो उसको इग्नोर करता है, गाड़ी चलाते रहता है, तो थर्ड वार्निंग आ जाती है। थर्ड वार्निंग में बेसिकली आप ये समझ लो कि थोड़ा बहुत यूरिया जो है बचा होता है, थोड़ी बहुत रेंज बची होती है, और ECM आपको वार्निंग दे रहा होता है कि देखिए जल्दी से जल्दी आप यूरिया भरवा लीजिए, वरना अब अगर आपने गाड़ी बंद की तो मैं इसको ऑन नहीं होने दूंगा, इंजन स्टार्ट नहीं होने दूंगा। तो वहां पे वार्निंग आती है रीस्टार्ट डिनाइड। रीस्टार्ट डिनाइड का मतलब क्या, कि अगर आपने गाड़ी बंद की तो मैं स्टार्ट नहीं होने दूंगा। यहां पर MIL आ जाएगी। थर्ड वार्निंग में आपको गाड़ी में एक और प्रॉब्लम पैदा होगी कि गाड़ी का जो है ना टर्बो, EGR दोनों बंद हो जाएंगे, यूरिया स्प्रे करना बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो सिस्टम है वो लिम्प मोड पे चला जाएगा, यानी गाड़ी 1200 RPM के ऊपर, 1300 RPM के ऊपर नहीं जा पाएगी। और यही एक वजह है जिसकी वजह से हमें कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि भाई गाड़ी जो है ना पिकअप छोड़ देती है। ठीक है, अब पिकअप जो छोड़ा उसकी वजह क्या है, क्योंकि थर्ड वार्निंग तक कस्टमर ने गाड़ी चला दी है। इसके बाद में हमें जो है ना, अगर कस्टमर यहां भी नहीं मानता है, वो सोच रहा है 1200 RPM पे मैं चला लेता हूं, तो उसके बाद में हमें फोर्थ वार्निंग आती है। और जो फोर्थ वार्निंग है, उस फोर्थ वार्निंग का मतलब ये सिंपल सा होता है कि भैया अब गाड़ी अगर बंद हुई तो स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप यूरिया नहीं भरवाओगे। ओके, तो अब ये जो फोर्थ वार्निंग है, जो थर्ड वार्निंग है, यहीं पर हमारी जो है ना सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम क्या है कि यूरिया भरवाने के बाद भी कई बार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती अगर फोर्थ वार्निंग आ गई तो, और अगर स्टार्ट हो भी गई तब भी जो RPM है वो स्टेबल नहीं होता है, रिकवर नहीं होता है, गाड़ी लिम्प मोड में ही रहती है। ठीक है, तो ये जो वार्निंग्स है इन्हें हमें ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो जब भी गाड़ी आपके पास में आए तो आप ये देखिए कि कितनी वार्निंग्स आ गई है, उस वार्निंग के हिसाब से आपको काम करना है। मैं जो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं वो मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, वार्निंग नंबर 3 एंड वार्निंग नंबर 4। सबसे पहली चीज तो समझिए, क्योंकि हम लोगों ने ये समझा कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। अब हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो जब काम कर रहा है तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो ये कि अगर वो ड्राई रन हुआ, ड्राई रन यानी कि उसके अंदर यूरिया की क्वांटिटी कम है और कस्टमर गाड़ी को चलाया जा रहा है, और ECM क्योंकि वो सक्शन पे भी काम हो जाता है, इंजेक्टर जो है कई बार आपका पूरा वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम जो है ना वो एयर लॉक हो जाता है। अब ये जो एयर लॉक हुआ है इसमें थर्ड वार्निंग आ गई, फोर्थ वार्निंग आ गई, आपने यूरिया भरवाया, यूरिया स्प्रे नहीं होगा क्योंकि ECM को पता है उसके अंदर एयर लॉक है। ठीक है, तो इस एयर लॉक को निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। नॉर्मली टेक्नीशियन क्या गलती करते हैं कि वो SCR को रीसेट करने की कोशिश करते हैं और फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। लेकिन इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो रूटीन टेस्ट को।
ठीक है। आपको स्पेशल फंक्शंस में रूटीन्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए, उसके अंदर रूटीन होता ही है, या फिर कुछ ब्रांड के अंदर एक्चुएशन टेस्ट में भी ये काम हो जाएगा आपका। रूटीन टेस्ट में आपको क्या करना है, बेसिकली 3 टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो होता है फर्स्ट फिलिंग टेस्ट। फर्स्ट फिलिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि उस वक्त जब आपने यूरिया भरवा दिया तो उसके बाद आप डायरेक्ट एससीआर रीसेट मत करो, पहले आप फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करो। फर्स्ट फिलिंग टेस्ट में हम ईसीएम को ये बता रहे हैं कि भैया हमने जो है ना पूरा यूरिया नया डाल दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। अब यूरिया डालने के बाद में जब आप फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करोगे तो ईसीएम क्या करेगा कि वो यूरिया भरा गया है, इसलिए वो सारी वॉल्व्स को ऑन ऑफ करके टेस्ट करेगा, ठीक है, जिससे कि वो जो भी एयर गैप वगैरह अगर आ गया है पाइप के अंदर वो सारा का सारा उसमें से निकल जाएगा और यूरिया आपका काम करने लगेगा। लेकिन इसके बाद एक और टेस्ट हमें करना पड़ता है जिससे कि हम लोग पंप को टेस्ट करते हैं, और वो होता है नेक्स्ट वाला, जो कि आपका प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट होता है। इसमें ईसीएम क्या करेगा, आपकी रिटर्न वॉल को कुछ देर के लिए बंद करके रखेगा, मेन वॉल को चालू करेगा, जिससे कि पूरे के पूरा जो पाइप्स हैं, जो इंजेक्टर्स हैं, जिसके अंदर जहां पर भी आपके एयर है या कुछ है वहां पर फ्लड किया जाएगा यूरिया को, यानी यूरिया पूरा भर दिया जाएगा। उसके बाद में वो रिटर्न वॉल को ओपन करेगा, जिससे एक इनिशियल बिल्डअप हो जाता है ताकि ईसीएम बाद में ठीक तरीके से उसको काम कर पाए। तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है आपका पंप का डायनेमिक टेस्ट। ये जो डायनेमिक टेस्ट आप करोगे इससे क्या होगा कि पंप और डोजिंग मॉड्यूल का कंप्लीट टेस्टिंग हो जाती है। ईसीएम को ये पता चल गया यूरिया परफेक्टली भराया गया है, अब इसके बाद में और कुछ भी नहीं है, तो वो आप उसके बाद आप जाके एचसीआर को रीसेट कर दीजिए, आपका ईसीएम जो है ठीक तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। यहां पर एक वार्निंग मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि अगर आपके इंजन के अंदर किसी भी तरीके की और कोई डीटीसी है, किसी सेंसर की डीटीसी है, कोई मैकेनिकल डीटीसी है, उस केस में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग सोचोगे कि सर ने ये बताया था कि भाई ये इस तरीके से करना तो हो जाएगा, पर हो नहीं रहा है, तो उसके अंदर आपकी एक गलती है। वो गलती क्या है कि आप बाकी के फॉल्ट को देख नहीं रहे हो। अगर इंजन के अंदर किसी भी तरीके का फॉल्ट है, मास एयरफ्लो सेंसर का, ईजीआर का, टर्बो का, किसी सेंसर का है या मैकेनिकल है, प्लीज उसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद में ही ये प्रोसेस करना आप लोगों के लिए जरूरी रहेगा। एंड इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी के भी सिस्टम जो है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी रूटीन टेस्ट आप लोगों ने कर लिया, एचसीआर रीसेट कर दिया, इसके बाद में आप इंजन स्टार्ट कीजिए। इंजन स्टार्ट करने के बाद में आप देखिए कि जो प्रॉब्लम है आपकी वो सॉल्व हो चुकी होगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो इसका एक और बड़ा रीजन है, क्योंकि टाटा और महिंद्रा की गाड़ियों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्होंने क्वालिटी सेंसर लगाया। अब क्वालिटी सेंसर लगाने का जो मकसद है वो ये कि ताकि उसके अंदर सेम क्वालिटी का यूरिया स्प्रे किया जाए या फिर सेम क्वालिटी का यूरिया ही भरा जाए, ठीक है। अब जो ये सेम क्वालिटी का यूरिया हम लोग भर रहे हैं, इसमें अगर कहीं पे गलती से ड्राइवर ने कोई और कंपनी का यूरिया डाल दिया तो उस केस में आपका जो फॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनकरेक्ट यूरिया डिटेक्टेड या इनकरेक्ट डीईएफ डिटेक्टेड, ठीक है। अब ये अगर फॉल्ट आ गया तो इस केस में आपके पास कोई और चारा नहीं बचता है, तो आपको और कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं।